अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सभी तलबा तालिबात को खूब मुबारकबाद। आप इंशाअल्लाह आइंदा कल नीट का एग्ज़ाम देंगे। अल्लाह ताला खूब आसान फरमाए और ख़ूब अच्छे स्कोर से आप सभी को कामयाब फरमाए। इसी चैनल पे आपको एक दुआओं का भी एक वीडियो मिल जाएगा, उसमें आप देख सकते हैं। आप दुआएं पढ़ लें, दुआएं देख लें, सुन लें, तो इंशाअल्लाह आसानी होगी। और मैंने हिंदी में इंस्ट्रक्शन एक चैनल पे दी हुई थी, उसको मैं यहाँ पे शामिल कर रहा हूँ। आप सभी घर से 2 रकात सलातुल हाजत पढ़ के आइएगा, दुरूद शरीफ पढ़ के आइए, दुआ करके आइए। और वालिदैन को भी चाहिए कि अपने औलाद के लिए खुसूसी दुआ करें, तो इंशाअल्लाह बहुत ही आसान होगा और अल्लाह खूब कामयाबी अता फरमाए। अल्लाह की ज़ात पर एतमाद, और आपने जो भी कुछ पढ़ा हुआ है तो उस पर भी एतमाद कि अल्लाह आपको वक्त पे याद दिला दे। कोई चीज़ अगर खुदा न खास्ता याद ना आए तो आप या अलीम अल्लिमनी, या खबीर व अखबिरनी, यानी ये अल्लाह मुझे रहनुमाई फरमाइए। हाँ, अल्लाहुम्मा हदीनी ये भी कह सकते हैं। और सुब्हानका ला इल्म लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नका अंतल अलीमुल हकीम, ये भी आप पढ़ सकते हैं। और दुरूद शरीफ भी पढ़ सकते हैं। कोई चीज़ अगर याद नहीं आ रही है तो आप दुरूद शरीफ भी पढ़ सकते हैं। तो बस इस शुरू में मैंने कुछ अल्फाज कहे हैं, और बकिया जो है वो मैं इंस्ट्रक्शन पहले ही दे चुका हूँ दूसरे चैनल पे, वो यहाँ पे शामिल कर रहा हूँ। आप उसको सुन लेंगे। और अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि आपके लिए एग्ज़ाम की एंट्री, एग्ज़ाम हॉल की एंट्री, एग्ज़ाम का क्वेश्चन पेपर को पढ़ना, समझना और उसको अटेम्प्ट करना बिल्कुल आसान हो जाए। और क्वेश्चन पेपर को शुरू करने से पहले भी दुरूद शरीफ पढ़ लीजिएगा और दुआ कर लीजिएगा, और बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम दिल में पढ़ लीजिएगा। उसके बाद पढ़ना शुरू कीजिएगा, और जब आप अटेम्प्ट भी करें तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम दिल में पढ़ के फिर आप उसको सर्कल कीजिएगा। इंशाअल्लाह कामयाबी आपके हाथों में है। इंशाअल्लाह अल्लाह आपके हाथों में कामयाबी देंगे और आप खूब अच्छे स्कोर से पास होंगे इंशाअल्लाहुल अज़ीज़। डियर स्टूडेंट्स, आप लोग नीट की एग्ज़ाम के लिए बिल्कुल तैयार होंगे, और कल सुबह आपको सेंटर पे पहुंचना है। और बहुत से लोग आज अपना एग्ज़ाम सेंटर देखकर भी आए होंगे। अब सुबह आपको आपके घर से कितना डिस्टेंस है एग्ज़ाम सेंटर का, उसके हिसाब से घर से निकलना है। वैसे तो संडे है, लेकिन ट्रैफिक जाम का तो कोई इशू नहीं है, लेकिन एग्ज़ाम सेंटर के आसपास ट्रैफिक जाम हो सकता है कि बहुत सारे लोग, गर्मी का सीज़न है तो 4 व्हीलर में आते हैं, तो 4 व्हीलर 2 व्हीलर वो एग्ज़ाम सेंटर से पहले 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर पहले तक ट्रैफिक लग सकता है। तो उसका भी आप ख्याल करके घर से निकलें कि एग्ज़ाम सेंटर कितना करीब है, कितना दूर है। और घर से निकलने से पहले नाश्ता अच्छे से कर लें, आप फ्रूट्स खा लें। हाँ, फ्रेश रहे ऐसा नींबू पानी, नींबू शरबत, या और कोई भी एनर्जेटिक चीज़ जो है, शरबत वगैरह, रूह अफ़ज़ा है, कोई भी ऐसी चीज़, डार्क चॉकलेट्स हैं, वो आप थोड़ा ऐसी ग़िज़ा खाएं, ऐसा खाना खाएं कि जिससे आपको एनर्जी भी मिले और आपको सुस्ती भी ना आए। क्योंकि आपको शाम तक 5 और 6 जैसे बज जाएंगे वापसी तक, 5 तो एग्ज़ाम हॉल में ही बज जाते हैं। तो ये आपको एक बहुत लंबा टाइम वहाँ बैठना होगा एग्ज़ाम सेंटर में, और वहाँ खाना पीना कुछ भी अलाउ नहीं होता है। तो आप घर पे अच्छा सा नाश्ता करके निकलें, और एग्ज़ाम सेंटर जाने से पहले भी अगर वहाँ आपने कुछ साथ में ले लिया है नाश्ता, तो एग्ज़ाम हॉल में एंट्री से पहले भी आप कुछ फ्रूट्स वगैरह या कुछ ड्रिंक्स जो है, एनर्जेटिक ड्रिंक्स आप ले सकते हैं, नींबू शरबत वगैरह, जो गर्मी का मौसम है उस एतबार से। और कहीं कहीं बारिश भी हो रही है, तो ऑल इंडिया लेवल पे तो ये एग्ज़ाम हो रही है, तो बहुत से स्टेट में बारिश का भी इम्कान होगा। तो वो सब कंडीशन देख ले, वेदर कंडीशन क्या है, आपको कितनी जल्दी पहुंचना है, आपने आने जाने के लिए क्या गाड़ी का इंतज़ाम किया है, उन सब चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए आप घर से निकलें। और एग्ज़ाम सेंटर में क्या होता है कि देखिए, वो नीट के एडमिट कार्ड पे किसी का टाइम 10 बजे का होगा, किसी का 10:30 बजे होगा, किसी का 11 बजे होगा, किसी का 12 बजे होगा, किसी का 12:30 बजे होगा। उस टाइम पे आपको पहुंचना
कंपलसरी नहीं है, सिर्फ एडवाइजेबल है कि आप घर से जल्दी निकलो। ये कहने का मतलब है आप 10 बजे पहुंचेंगे तो 10 बजे आपके लिए कोई गेट नहीं खोलेगा, 10:30 बजे आपके लिए कोई गेट नहीं खोलेगा, 11 बजे भी आपके लिए गेट नहीं खोलेगा। सब स्टूडेंट्स जो है, मेरा खुद का एक्सपीरियंस है कि कोरोना के टाइम में एक्चुअल उस वक्त में गया था जब 10:30 का टाइम था, 10, 10:30, 11, लेकिन उस वक्त भी सब स्टूडेंट्स बेचारे गेट के बाहर खड़े रहे। 1-1, 2-2 घंटा स्टूडेंट्स और पेरेंट्स मेन स्कूल का जो कैंपस है उसके गेट के बाहर ही खड़ा रखा, कैंपस के गेट के अंदर भी नहीं लिया। फिर वो तकरीबन 12 बजे उन्होंने खोला। अब मुमकिन है NTA ने 3 घंटे पहले का कहा है कि एग्ज़ाम से 3 घंटे पहले सेंटर में एंट्री हो सकती है, यानी 2 बजे एग्ज़ाम है तो 1, 12 और 11 बजते हैं 3 घंटा पहले, तो वो ही सेंटर वाला 11 बजे खोलेगा, कोई 11:30 बजे, इसलिए कि जो सिटिंग अरेंजमेंट रोल नंबर के हिसाब से वो सब भी उनको देखना होता है, प्रॉपर सब हुआ है या नहीं, कैमरे बराबर लगे हैं या नहीं, वीडियोग्राफी भी होने वाली है, एंट्री का सब उनका निज़ाम हो गया कि नहीं, जितने स्टाफ को उन्होंने हायर किया है संडे के लिए, ये स्टाफ हायर किया जाता है, तो जितने स्टाफ को हायर किया वो सब आ गए या नहीं आए, तो वो सब चीज़ों में उनको वक्त लगता ही है। तो अगर आप 10:30 भले आपके एडमिट कार्ड में लिखा है लेकिन आप 12 बजे भी पहुंचेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। लास्ट 1:30 बजे का टाइम है, गेट क्लोजिंग टाइम 1:30 बजे है, लेकिन मैं आपसे कहूँगा नॉर्मल ड्रेस में जो जाने वाले हैं स्टूडेंट्स वो 1 बजे तक भी पहुँचेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, जिनको चेकिंग कराना है, फ्रिस्किंग जिनकी ज़्यादा, चेकिंग तो सबकी होगी लेकिन यह है कि जिनका ज़्यादा चेक करना होगा, यानी कि कस्टमरी ड्रेस में जो आएंगे, रिलीजियस ड्रेस में आएंगे, कल्चरल ड्रेस में आएंगे, उनको 12:30 एटलीस्ट पहुंचना है। 2 घंटे पहले एक जगह लिखा हुआ है तो उसके हिसाब से 11:30 बजे पहुंचना है, और एक जगह लिखा हुआ है इन्फॉर्मेशन बुलेटिन में कि एटलीस्ट 12:30 बजे तक आप पहुंच जाएंगे तो आपका हम अच्छे से चेक कर पाएंगे। फीमेल स्टूडेंट का फीमेल स्टाफ ही चेक करेगा और प्राइवेसी में करेगा, सबके सामने नहीं करेगा, मेल के सामने नहीं करेगा, और इसी तरह मेल स्टूडेंट का मेल स्टाफ चेक करेगा। अब यह है कि मेटेलिक चीज़ कुछ पहन के नहीं जाना है। ख़ासकर बच्चियों से कहूँगा कि आपके बदन पे कोई भी ऐसा लिबास ना हो जिसमें कोई मेटेलिक बटन लगा हो या हेयरपिन हो या और कोई इनर वेयर में कोई जिप वगैरह लगी हो मेटेलिक, तो ऐसी मेटेलिक चीज़ कुछ भी ना पहन के जाए। हाँ, ऐसी चीज़ें प्लास्टिक वगैरह कि जो मेटल डिटेक्टर के अंदर ना आए, ऐसी चीज़ पहने तो ज़्यादा बेटर है, ताकि कोई शक न करे और फिर कपड़े उतरवा के चेक करने की नौबत ना आए। तो और इसी तरह कोई बड़े बटन वाले कपड़े या मेटेलिक बटन पेंट में हो या शर्ट में हो, जो भी हम पहन रहे हैं, हमारे कोई भी लिबास में मेटेलिक बटन नहीं होना चाहिए। सिंपल सा सीधा सादा ड्रेस पहनिए और इत्मीनान से जाइए। कोई चीज़, कोई बात में किसी बात का डर की ज़रूरत नहीं। आपने जो पढ़ा है उसी का एग्ज़ाम देना है, तो आपके एकदम फ्रेश होकर जाइए, कोई टेंशन मत लीजिए। देखो, ये एंट्रेंस एग्ज़ाम है और एग्ज़ाम तो होती रहती है, हर साल ये एग्ज़ाम आती है, तो एंट्रेंस एग्ज़ाम है, हमें अच्छे से अच्छे करने की ट्राई करना है। और अगर कभी बिलफर्ज अगर नहीं हुआ तो नेक्स्ट ईयर वापस ट्राई करेंगे, क्या फ़र्क पड़ता है। हाँ, और इसमें भी अलग अलग स्कोर पे अलग अलग आपको अलग अलग फील्ड में एडमिशन होता ही है कि भाई MBBS में नहीं हुआ तो BDS है, आयुर्वेद है, होम्योपैथ है, बहुत सारी और ब्रांचेज है, उसमें आपका एडमिशन हो सकता है। तो आप टेंशन फ्री होकर एग्ज़ाम दीजिए। देखो, एग्ज़ाम के टाइम ये मत सोचिए कि मुझे इतना ही स्कोर लाना है, इतना करना है, ये करना है, वो करना, वो सब चीज़ों को भूल जाइए। अभी तो आपके सामने ये है कि भाई ये जो भी क्वेश्चन पेपर आएगा उसको मुझे अच्छे से रीड करना है, क्वेश्चन को समझना है, और फिर जो 4 ऑप्शन हो गए उसमें से सही ऑप्शन को मुझे टिक करना है। आपके जहन में फ़िलहाल एग्ज़ाम को अच्छे से क्वेश्चन समझ के, आंसर को समझ के आपको अटेम्प्ट करना है, ठीक है। तो अब एग्ज़ाम सेंटर में आप जब जाएंगे तो एडमिट कार्ड आपके पास होगा, पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो एक चिपका होगा फर्स्ट पेज पे, आपका लेफ़्ट हैंड थंब इम्प्रेशन आप डाल चुके होंगे, और सेकंड पेज पे पोस्ट कार्ड साइज़ फ़ोटो चिपका हुआ होगा। अब आप अंदर जाएंगे, उस वक्त पासपोर्ट साइज़ एक फ़ोटो अटेंडेंस शीट के लिए आपको अलग से रखना है, 1 हो 2 हो, लेकिन एक की ज़रूरत पड़ेगी। और ट्रांसपेरेंट वाटर बॉटल आप ले जा सकते हैं। एडमिट कार्ड आपके पास रहेगा और ओरिजिनल ID
जो फोटो आईडी है वो कौन सा ले जाना है, आपने जब फॉर्म फिलअप किया था उस वक्त अगर अपना आधार दिया होगा तो वहाँ आपके एडमिट कार्ड पे आधार लिखा हुआ होगा, तो वो आधार कंपलसरी ले जाना है। उसके अलावा जो भी आपके पास है फोटो आईडी, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, वो सब भी ले जा सकते हैं एक्स्ट्रा सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट में, कभी ज़रूरत पड़ जाए तो। ओरिजिनल है लेकिन सब ओरिजिनल होना चाहिए। लेकिन जो एडमिट कार्ड में लिखा होगा आधार, तो आपको आधार लेकर ही जाना है। एडमिट कार्ड में लिखा है इलेक्शन कार्ड तो इलेक्शन कार्ड, एडमिट कार्ड में लिखा है पासपोर्ट तो ओरिजिनल पासपोर्ट लेकर जाना है, एडमिट कार्ड में ड्राइविंग लाइसेंस लिखा है तो आपको वो लेके जाना है, एडमिट कार्ड में पैन कार्ड लिखा है तो पैन कार्ड। और ये एडमिट कार्ड में लिखा हुआ क्यों आएगा, क्योंकि आपने वो डॉक्यूमेंट अपलोड किया होगा। हाँ, तो आपने जो डॉक्यूमेंट अपलोड किया था नीट एप्लीकेशन फॉर्म में वो ओरिजिनल ले जाना है। और जिनके पास आधार है तो वो आधार तो ले ही जाना है, वो अपडेट हुआ हो नहीं हुआ हो, आधार तो हर हाल में ले जाना है। अच्छा, कुछ बच्चों का ऐसा होता है आधार में नाम कुछ और है और नीट के फॉर्म में नाम कुछ और है, तो आपके एडमिट कार्ड में जो नाम है उसके सिमिलर आधार तो आप लेकर जाइए, साइड में रखिए, लेकिन उसके सिमिलर आपके पास जो भी डॉक्यूमेंट हो, चाहे 12 का हॉल टिकट हो, चाहे लास्ट ईयर का ही क्यों ना हो, 12 का हॉल टिकट हो या कोई भी ऐसा डॉक्यूमेंट जो आपके नीट के एडमिट कार्ड के साथ नेम के साथ मैच होता है, वो आप रखिए। आधार कार्ड साइड में रखिए, आधार कार्ड मांगे तो वो भी दिखाइए, और जो आपका ओरिजिनल डॉक्यूमेंट जिस पे आपने फॉर्म फिलअप किया है वो रखिए, और जो एडमिट कार्ड के साथ मैच होता है वो कोई भी फ़ोटो आईडी आप रखिए। तो बहुत सारे फ़ोटो आईडी जो है वो एक्सेप्ट होते हैं, लेकिन आपके एडमिट कार्ड में जो लिखा है वो तो बहरहाल आपको लेकर ही जाना है। अब देखते हैं एग्जामिनेशन स्कीम, एग्जामिनेशन पैटर्न ऑफ द टेस्ट। इसमें देखिए कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी में बोटानी एंड जूलॉजी, तो इसमें क्या होगा कि 180 मिनट्स है और 180 कंपलसरी क्वेश्चन है। ठीक है, 180 सवाल है, 180 जवाब, आप 180 मिनट का टाइम है और आपको उतने ही 180 जवाब देने हैं। ठीक है, 3 घंटे के अंदर। अब क्या लिखा है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, बोटानी एंड जूलॉजी, उसमें एमसीक्यू, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होंगे और 4 ऑप्शंस होंगे, उसमें सिंगल करेक्ट आंसर होगा, और टाइम जो है ड्यूरेशन का 2 से 5 है, और फिजिक्स केमिस्ट्री के 45 क्वेश्चन हो गए, 180 मार्क्स हो गए, इसलिए कि सबके 4 मार्क्स, एक आंसर के 4 मार्क्स हैं, और बोटानी और जूलॉजी मिला के 90 क्वेश्चन होंगे और उसके 360 मार्क्स हो गए। टोटल 720 मार्क्स का पेपर है। अब आपको देखो क्या करना है, ध्यान क्या देना है कि क्वेश्चन को समझना है। देखो क्वेश्चन भी आपके सामने है, आंसर भी आपके सामने है, तो क्वेश्चन को आप अच्छे से समझेंगे तो समझने के बाद 4 ऑप्शन है, उसमें से आप कोई भी अच्छा करेक्ट जो आपके जहन में वो आ जाएगा। क्वेश्चन सही समझेंगे तो आंसर भी करेक्ट आपके दिमाग में आने ही वाला है। आप क्वेश्चन के समझने में गलती करेंगे तो आंसर के समझने में गलती करेंगे, इसलिए क्वेश्चन को अच्छी तरह समझे। जिन्होंने इंग्लिश के अलावा और कोई लैंग्वेज में भी लिया है, हिंदी या गुजराती ऑप्शन सिलेक्ट किया है, तो अगर इंग्लिश में समझ में ना आए तो अपनी गुजराती लैंग्वेज में भी देख ले क्वेश्चन क्या है, या हिंदी लैंग्वेज में भी देख ले। आप क्वेश्चन को अच्छे से समझेंगे तो आप और ख़ुद ब खुद आपका आंसर आपके सामने रिफ्लेक्ट होने ही वाला है। ठीक है, तो ये ध्यान से करना है। अभी इन्होंने क्या बताया है, करेक्ट आंसर अगर आप देंगे तो 4 मार्क्स आपको मिलेंगे, और अगर इनकरेक्ट होगा तो 1 मार्क आपका कट जाएगा। सही जवाब दिया तो 4 मार्क, गलत किया तो 1 मार्क कट जाएगा, और जिसका आपने आंसर ही नहीं किया यानी कि अटेम्प्ट ही नहीं किया वो 0, सो कोई मार्क्स नहीं मिलेगा। ठीक है, फिर लिखा है कि अगर 1 ऑप्शन से ज़्यादा करेक्ट हो, यानी कि 4 ऑप्शन है, 4 में से 1 करना है, लेकिन मान लो कि 1 से ज़्यादा 2 ऑप्शन, उसके 2 आंसर ऑप्शन सही आ रहे हैं। एक क्वेश्चन है उसके 4 ऑप्शन है, 4 में से 2 आ रहे हैं, तो अब स्टूडेंट कंफ्यूज है कि 2 में से कौन सा करूं, ऊपर वाला करूं, नीचे वाला करूं, फर्स्ट नंबर पे है वो करूं, सेकंड पे करूं, थर्ड पे, फोर्थ पे। तो उसमें इन्होंने कहा है कि अगर आप अटेम्प्ट करोगे तो 4 मार्क आपको मिलेंगे। जो 2 करेक्ट है उसमें से 2 करेक्ट में से कोई 1 करेक्ट पे भी आप करोगे तो 4 मार्क्स आपको मिलने ही वाले हैं, जिन्होंने अटेम्प्ट किया होगा। जिन्होंने उस क्वेश्चन को छोड़ दिया होगा उनको नहीं मिलेगा, लेकिन एक क्वेश्चन के 2 आंसर है और दोनों को आपने अटेम्प्ट कर दिया या 1 को अटेम्प्ट किया तो आपको लामहला 4 मार्क्स मिलेंगे। और अगर सब के सब
ऑप्शन करेक्ट हुए, कि एक क्वेश्चन था और चारों चार उसके ऑप्शन थे, चारों चार करेक्ट थे, तो सबको जिन्होंने भी अटेम्प्ट किया होगा वो सबको 4 मार्क्स मिलेंगे। इफ ऑल ऑप्शंस आर फाउंड टू बी करेक्ट देन 4 मार्क्स विल बी अवॉर्डेड टू ऑल दोज हु हैव अटेम्प्टेड द क्वेश्चन। ये दोनों चीज कंडीशन में क्या है कि आपने अटेम्प्ट किया होगा, क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया होगा, आंसर देने की कोशिश की होगी, आपने उसको सर्कल किया होगा, तभी आपको ये मार्क्स मिलेंगे। पहले वाले में भी यही लिखा था कि 2 ऑप्शन सही है, उसमें से एक में आपने किया होगा तो मिलेगा, अगर आपने उस क्वेश्चन को छोड़ दिया है तो 4 मार्क नहीं मिलेंगे। इसी तरह किसी क्वेश्चन के चारों चार सही थे और आपने किसी एक को भी आपने अटेम्प्ट किया है तो आपको 4 मार्क मिल जाएंगे। अब तीसरी कंडीशन देखिए, इफ नन ऑफ द ऑप्शन इज फाउंड करेक्ट, कि भाई चारों ऑप्शन जो दिए थे वो चारों गलत थे, सवाल सही था लेकिन वो सवाल के नीचे जवाब लिखे थे वो गलत था, या ये कि क्वेश्चन ही गलत था, सवाल ही सही नहीं पूछा गया था, या क्वेश्चन को ड्रॉप कर दिया गया, यानी कि तो मतलब एनटीए की तरफ से उस क्वेश्चन को हटा दिया गया कि इसको हम काउंट नहीं करेंगे, तो सभी स्टूडेंट्स को 4 मार्क मिलेंगे जिन्होंने वो क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया हो, नहीं किया हो। यानी जहां पर एनटीए की मिस्टेक होगी कि एक क्वेश्चन गलत पूछा है या ऑप्शन गलत दिए हैं या क्वेश्चन को ड्रॉप किया जा रहा है, तो एनटीए की मिस्टेक होगी, तो किसी भी स्टूडेंट ने उसे अटेम्प्ट किया होगा या नहीं किया होगा उसको 4 मार्क्स मिल ही जाएंगे फ्री में। ठीक है, अब पेन एंड पेपर मोड में है और पेन लेकर नहीं जाना है, पहले ही बता चुका हूँ, पेन वहीं पे आपको मिल जाएगी। ड्यूरेशन ऑफ टेस्ट जो है 3 आवर्स का है और पर्सन विथ बेंच मार्क डिसेबिलिटी है उसको अपना सर्टिफिकेट ले जाना है, और उनके लिए एक एक्स्ट्रा चीज़ क्या होती है, स्क्राइब रखना की ज़रूरत हो तो उनके लिए जो फॉर्मेट है वो सब लिखा हुआ है, तो वो पहले से ही सब कुछ डिसाइड किया हुआ होगा जो भी पीएच कैटेगरी के बच्चे हैं, और उनके लिए 1 घंटा एक्स्ट्रा हो जाता है क्योंकि वो स्क्राइब यूज़ करते हैं, तो उनके लिए 4 घंटे होते हैं और नॉर्मल बच्चों के लिए 3 घंटे होते हैं। ठीक है, उसके बाद है इन्फॉर्मेशन बुलेटिन में मीडियम ऑफ द क्वेश्चन पेपर। अगर आपने मराठी सिलेक्ट किया है, मराठी सिलेक्ट किया तो इंग्लिश आने ही वाला है, हिंदी सिलेक्ट किया है तो इंग्लिश आने ही वाला है, कोई भी लैंग्वेज, गुजराती सिलेक्ट किया है तो इंग्लिश आने ही वाला है, उर्दू सिलेक्ट किया है तो इंग्लिश उसके साथ आने ही वाला है। लेकिन इस सब के अंदर कुछ अगर सवाल के समझने में गड़बड़ हुई तो इंग्लिश का जो क्वेश्चन है उसी को सही समझा जाएगा, अगर ट्रांसलेटेड जबान में क्वेश्चन गलत होगा तो वो नहीं देखा जाएगा। इंग्लिश क्वेश्चन के हिसाब से आपको मार्क्स मिलेंगे, उसी को समझ के दिया जाएगा। ठीक है, मीडियम ऑफ क्वेश्चन पेपर, अगर किसी ने इंग्लिश सेलेक्ट किया है तो फिर उसको इंग्लिश ही मिलेगी और कोई ज़बान में उसको बुकलेट नहीं मिलेगी। हाँ, और हिंदी वालों को तो इंग्लिश मिलने ही वाला है, और हिंदी जो है ऑल ओवर इंडिया लेवल पे जहाँ जहाँ जिस बच्चे ने सिलेक्ट किया हो सभी जगह होगी, और बाकी सबकी स्टेट लैंग्वेज जो है वो सिर्फ उसी के स्टेट में उसमें मिलेगा, दूसरे स्टेट में नहीं मिलेगा। और देखिए यहाँ लिखा हुआ है, इट्स इंग्लिश वर्जन शैल बी ट्रीटेड एज फाइनल एंड द डिसीजन ऑफ एनटीए शैल बी फाइनल इन दिस रिगार्ड। किस रिगार्ड में? इन केस ऑफ एनी एम्बिग्यूटी इन द ट्रांसलेशन ऑफ ए क्वेश्चन इन द टेस्ट, यानी कि क्वेश्चन इंग्लिश का सही है लेकिन उसका ट्रांसलेशन जिस जबान में भी किया गया वो गलत है, तो उसको नहीं देखा जाएगा। स्टूडेंट ये क्लेम नहीं कर सकता है कि मेरी जबान में लैंग्वेज में क्वेश्चन गलत था। एनटीए, हाँ, अगर आपका क्वेश्चन इंग्लिश लैंग्वेज में गलत होगा तो उसको आप चैलेंज कर सकते हैं। कैंडिडेट्स क्वालिफाइंग फॉर नेट यूजी वुड बी एलिजिबल फॉर ऑल इंडिया कोटा। अच्छा, ये अब उसकी बात है कि आपको कहाँ कहाँ एडमिशन मिलेगा। अब हम देखते हैं पेज नंबर, ये जो इंस्ट्रक्शन में पढ़ के सुना रहा हूँ, देखो एनटीए ने जो दिया है वही हम पढ़े ताकि एकदम क्लियर हो जाए, किसी कोई शक शुबा न रहे। इंस्ट्रक्शन टू बी फॉलोड इन द एग्जामिनेशन हॉल। अब आप एग्जामिनेशन हॉल में एंट्री ले रहे हैं तो वहाँ क्या होगा, द एग्जामिनेशन सेंटर विल बी ओपन 3 आवर्स बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ द टेस्ट। नो कैंडिडेट शैल बी अलाउड टू एंटर द एग्जामिनेशन सेंटर आफ्टर 1:30 PM। देखो 1:30 ये डेडलाइन है, लेकिन उससे पहले आप 1 बजे तक भी पहुँच जाते हैं नॉर्मल ड्रेस में तो आपके लिए काफ़ी है, और अगर कस्टमरी ड्रेस वाले 12:30 तक भी पहुँचते हैं तो काफ़ी है, चाहे आपके एडमिट कार्ड में कुछ भी लिखा हो, वो आपको रोक नहीं सकते। Therefore, candidates must ensure that they leave home well in advance, considering all facts like traffic,
देखो ट्रैफिक का भी ख्याल करना है, लोकेशन ऑफ द सेंटर कितना दूर है आपसे, वेदर कंडीशन क्या है उसका ध्यान रखना है। कैंडिडेट्स आर एक्सपेक्टेड टू टेक देयर सीट्स इमीडिएटली आफ्टर द ओपनिंग ऑफ द एग्जामिनेशन हॉल। जब ये एग्जामिनेशन हॉल ओपन होगा तो आपको आपके रोल नंबर के हिसाब से जो सीट मिलेगी उसी पे बैठना है। देखो कोई खिड़की खुली है, वहाँ से अच्छी हवा आ रही है या पंखा चल रहा है, वहाँ पे स्टूडेंट एब्सेंट है, आपको वहाँ नहीं बैठना है, वरना ये अनफेयर मीन्स में आ जाएगा। आपको आपके रोल नंबर, आपकी जो सीट अलॉट हुई है, आपकी जो क्लास अलॉट हुई है, उसी क्लास में उसी सीट पर बैठना है। अगर आप किसी और जगह बैठे तो ये अनफेयर मीन्स हो जाएगा और 3 साल तक आप नीट का एग्ज़ाम नहीं दे पाएंगे, आपका रिजल्ट रोक लिया जाएगा और हो सकता है आपको एग्ज़ाम हॉल से बाहर कर दिया जाए। तो आपको अपनी ही जगह बैठना है, किसी और की जगह नहीं बैठना। पंखे का लालच नहीं करना, खिड़की का लालच नहीं करना, और कोई फैसिलिटी का लालच नहीं करना है। कोई एब्सेंट हो या न हो, उसकी भले सीट खाली रहे, उसकी जगह खाली रहे, आपको अपनी जगह पर बैठना है। वीडियोग्राफी भी होगी आपके रोल नंबर के अकॉर्डिंग कि आप अपनी जगह बैठे हैं, आपकी जगह कोई और तो नहीं बैठा है, वो सब चीज़ों का ध्यान रखना है। आपकी जगह कोई दूसरा न बैठा हो आपके रोल नंबर पर, वो भी आपको देखना है। आपको अपने ही रोल नंबर पर बैठना है। देखो टाइमिंग एंड ड्यूरेशन ऑफ एग्जामिनेशन 2 PM to 5 PM, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम्स 3 hours। लास्ट एंट्री टू द एग्जामिनेशन सेंटर 1:30 PM। सिटिंग ऑन द सीट इन द एग्जामिनेशन हॉल रूम 1:15 PM ऑनवर्ड्स। देखो ये आपको जल्दी लेंगे नहीं अंदर। अगर आपको उसमें एंट्री भी की कैंपस में तो कहीं हॉल में बिठा के रखेंगे, कहीं और जगह बिठा के रखेंगे और 1:15 बजे आपको आपकी सीट पर बैठाएंगे। अनाउंसमेंट ऑफ इम्पॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन, अच्छा 1:15 से पहले भी बिठा सकते हैं, लेकिन यहाँ लिखा हुआ है कि 1:15 बजे आपको आपके हॉल या एग्जामिनेशन हॉल या एग्जामिनेशन रूम है उसमें आपको बैठने के लिए इजाज़त देंगे। अनाउंसमेंट ऑफ इम्पोर्टेंट इंस्ट्रक्शन एंड चेकिंग ऑफ एडमिट कार्ड्स बाय द इन्विजिलेटर, ये 1:30 बजे से लेकर 1:45 बजे तक 1:30 PM to 1:40 PM ये आपका एडमिट कार्ड वगैरह दोबारा चेक होगा, आप सही है, आपका जो फोटो है आप ही है, कि आपकी जगह कोई और तो एग्ज़ाम नहीं दे रहा है, कोई डमी स्टूडेंट तो नहीं है, वो चेक करते हैं ये लोग। हाँ, ये कुछ गलत तो नहीं है, सही बच्चा, सही स्टूडेंट एग्ज़ाम दे रहा है। उसके बाद डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टेस्ट बुकलेट बाय द इन्विजिलेटर 1:45 PM, 1:45 बजे आपको टेस्ट बुकलेट दी जाएगी। और राइटिंग ऑफ पर्टिकुलर्स ऑन द टेस्ट बुकलेट बाय द कैंडिडेट 1:50 PM। आपको इन्विजिलेटर बताएंगे कहाँ पे क्या लिखना है, जैसे आपका रोल नंबर लिखना है, आपकी मम्मी का नाम है तो अम्मी का नाम लिखना है, आपको जो भी वहाँ इन्विजिलेटर बताएंगे, जो भी आपके पास शीट आएगी अटेम्प्ट शीट जो होती है, OMR शीट। OMR शीट देखिए 2 होती है, लेकिन दोनों एक के नीचे एक होती है, आपको अलग नहीं करना है। 2 कॉपी होती है, एक ऑफिस कॉपी होगी और एक जो है जिससे आपका रिजल्ट होगा। मतलब दोनों की दोनों ही NTA के पास जाएगी। ऐसा नहीं है कि एक आपके पास रहे एक उनके पास जाए, और दोनों एक के नीचे एक होती है। तो आप डार्क पेन से जब वो करोगे तो एक ओरिजिनल बनेगा, एक ओरिजिनल आपका डार्क रहेगा और उसके नीचे एक कार्बन पेपर होगा जो भले आपको नज़र ना आए, और कार्बन पेपर के नीचे दूसरी कॉपी आएगी, वो आपकी डुप्लीकेट कॉपी बनेगी कि ओरिजिनल ऊपर रहेगा और नीचे डुप्लीकेट होगा, लेकिन दोनों कंबाइंड होगा, एक साथ होगा और आपको उसी तरह फिल करके उसी तरह देनी है, दोनों को अलग नहीं करना है। जैसा आपको दिया है उसको आपको डार्क से फिलअप करना है ताकि उसकी इम्प्रेशन जो है उसके नीचे जो कॉपी है कार्बन के बाद वो वहाँ तक पहुँच सके, और वही OMR शीट जो आपकी कार्बन कॉपी होगी वो NTA डिस्प्ले करेगा बाद में आपको दिखाने के लिए कि ये आपकी OMR शीट है जो आपने अटेम्प्ट किया था, उसको चेक करने के लिए। तो NTA आपको वेबसाइट पे कौन सी देगा, जो आपके नीचे वाली जो होगी ना कार्बन कॉपी, तो वो दोनों एक साथ आएगी। आपको अलग करने की ज़रूरत नहीं है, और अलग है या नहीं वो देखने की ज़रूरत नहीं है। आप करेंगे ऊपर टाइप तो नीचे ऑटोमेटिकली, मतलब आप ऊपर सर्कल करेंगे तो नीचे ऑटोमेटिकली कार्बन की वजह से नीचे इंप्रेशन उसकी आ जाएगी। ठीक है, तो ये OMR शीट 2 होती है और दोनों की दोनों एक साथ कंबाइंड होती है और दोनों एक साथ NTA के पास जाएगी। आपके पास तो सिर्फ क्वेश्चन पेपर ही वापस लाने के लिए रहेगा और कुछ नहीं। एडमिट कार्ड भी वो लोग ले लेते हैं। एडमिट कार्ड देखिए एक मोबाइल में सेव रखिएगा, अभी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन बाद में कभी ऑल इंडिया से एडमिशन लेते हैं या किसी स्टेट में एडमिट कार्ड भी मांगते हैं। गुजरात स्टेट में एडमिट कार्ड नहीं मांगते, लेकिन और स्टेट में मांगा जाता है। तो एडमिट कार्ड को अपने मोबाइल में सेव रखना है
ताकि इन फ्यूचर कभी भी ज़रूरत पड़े तो आप उसकी प्रिंट ले सकते हैं। टेस्ट कमेंसेस 2 PM से शुरू होगा और टेस्ट कंक्लूड्स 5 PM, ठीक है। और 6 PM किसके लिए है? PWD स्टूडेंट, PWBD यानी बेंचमार्क डिसेबिलिटी कैंडिडेट्स के लिए 1 घंटा एक्स्ट्रा है। The candidate must show on demand the admit card और admission in the examination for admission in the examination hall, वो दिखाना पड़ेगा admit card। A candidate who does not possess valid admit card shall not be allowed to enter examination। इसके पास admit card नहीं होगा, उसको हॉल में एंट्री नहीं देंगे। A seat with a roll number will be allotted to each candidate। Candidate must find out and occupy their allotted seats। भाई अपना रोल नंबर के हिसाब से अपनी सीट ढूंढना है, अपनी सीट पे ही बैठना है, किसी और की सीट पे नहीं बैठना है। अगर किसी और जगह बैठे आप, हाँ, या और रूम में बैठे आप जो आपको अलर्ट किया गया था, तो कैंडिडेचर शैल बी कैंसल्ड। आपका कैंसिल कर दिया जाएगा, आपका रिजल्ट रोक लिया जाएगा और हो सकता है आपके खिलाफ चार्ज लग जाए, तो 3 साल तक आप नीट का एग्ज़ाम नहीं दे पाएंगे। During the examination time, the invigilator will check admit card of the candidates to ascertain the identity of each candidate. The invigilators will also put their own signature in the place provided in the answer sheet on the attendance sheet। देखो अटेंडेंस शीट पे आपकी भी सिग्नेचर आएगी, आपका लेफ्ट थंब भी आएगा, वहाँ पर भी अटेंडेंस शीट पे आपका पासपोर्ट साइज फोटो भी चिपकाया जाएगा और जो इन्विजिलेटर है उसकी सिग्नेचर अटेंडेंस शीट पे भी आएगी आपके नाम के सामने और आपकी OMR शीट पे भी उसकी सिग्नेचर आएगी। अच्छा देखिए, ये जो सिग्नेचर है ना, ये 2 बार होगी है आपके अटेंडेंस शीट पे। एक तो जब एग्ज़ाम शुरू होता है, जब कि आप एग्ज़ाम शुरू के वक्त हाजिर थे, और जब आप OMR शीट हैंड ओवर करोगे उस वक्त आएगी कि आपने इतने बजे OMR शीट हैंड ओवर की थी। A candidate who comes after 1:30 PM shall not be permitted to enter the examination center। देखो कुछ भी हो जाए, कोई भी कंडीशन हो जाए, 1:30 हो गया उसके बाद आपको अलाउ नहीं किया जाएगा। आपके साथ कुछ भी हुआ हो, खुदा न खास ऐसा किसी के साथ ना हो, हाँ मेरी दुआ है किसी के साथ ऐसा ना हो, लेकिन कभी किसी, इनका कहना है कि 1:30 के बाद कोई भी स्टूडेंट आएगा, कुछ भी उसके साथ वाकया हुआ, गाड़ी पंचर हो गई या कुछ और प्रॉब्लम हो गया, ट्रैफिक जाम हो गया, कुछ भी हो गया, नहीं पहुंच पाया, उससे एनटीए को कोई लेना देना नहीं है। 1:30 PM को गेट क्लोज हो जाएगा, फिर नहीं लेंगे, लेकिन 1:30 PM से पहले आप 1 o'clock तक आप इजीली पहुंच पाएंगे। Candidates must bring only the following documents on the day of examination at the test center। Candidates who will not bring these will not be allowed in examination। देखो ये सब चीज़ें नहीं लाएंगे तो आपको एग्जाम हॉल में नहीं जाने दिया जाएगा। एडमिट कार्ड की प्रिंटेड कॉपी लेना है। जैसे मैं कहता हूँ, रिकमेंड करता हूँ कि आप फ्रंट पेज, पहला पेज जो है आप कलर लेंगे तो ज़्यादा बेटर होगा, आपका फ़ोटो एकदम क्लियर दिखेगा, वरना तो आप ब्लैक एंड वाइट भी ले सकते हैं, लेकिन वो आपका ब्लैक एंड वाइट में अगर इंक बेटर है और आपका फ़ोटो बराबर आ रहा है, इमेज बराबर आ रही है, फ़ोटो पहचान में इजीली आ रहा है, तो फिर कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन कलर प्रिंटर कहीं हो तो ज़्यादा बेटर है, नहीं हो तो आप ब्लैक एंड वाइट भी चला सकते हैं। आपके फ़ोटो और जो ओरिजिनल आईडी होगा वो फिर मैच होना चाहिए। तो एक तो एक प्रिंटेड एडमिट कार्ड चाहिए, पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो उस पर चिपका के घर से ले जाना है, लेफ्ट हैंड थंब की इम्प्रेशन आपको डालना है, बाएं अंगूठे का निशान, और एक पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो साथ में ले जाना है अटेंडेंस शीट पे चिपकाने के लिए, और पोस्ट कार्ड साइज़ फ़ोटो सिर्फ चिपका के ले जाना है, वहाँ ले जाने की अलग से ज़रूरत नहीं है। और देखिए ऑथोराइज फ़ोटो आईडी देखो बहुत सारे बताएं, मस्ट बी ओरिजिनल, ठीक है, जो भी आप आईडी ले जा रहे हैं वो ओरिजिनल होना ही चाहिए सबके सब। और वैलिड क्या क्या वैलिड होगा? पान कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर आईडी, पासपोर्ट, आधार कार्ड, रेशन कार्ड कब? जब फोटो लगा हुआ हो, और क्लास 12 एडमिट कार्ड विथ फोटोग्राफ, एनी अदर वैलिड फोटो आईडी इश्यूड बाय द गवर्नमेंट। यहाँ जो है ना, आपके पास जो आईडी मांगी जा रही है वो आपके फोटो के साथ मांगी जा रही है कि यही स्टूडेंट एग्जाम देने आ रहा है जिसने नीट का एप्लीकेशन फॉर्म भरा है, कोई दूसरा स्टूडेंट नहीं आ रहा है, बस ये उनको चेक करना है। सर्टिफिकेट ऑफ फिजिकल लिमिटेशन ऑफ राइट, यानी ये जो स्क्राइब के लिए और पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी के लिए वो सर्टिफिकेट उनका होना चाहिए। कैंडिडेट्स आर नॉट अलाउड टू ब्रिंग एनी बार्ड आइटम। देखो इससे पहले हम बात कर चुके हैं कि जितनी भी चीज़ें मना की गई है उसमें से कुछ भी ले जाएंगे तो वो अनफेयर प्रैक्टिस में शुमार किया जाएगा और पेनल्टीज़ होगी, और 3 साल तक की जैसे कि नीट की एग्ज़ाम में नहीं बैठने दिया जाएगा, और जो भी पेनल्टीज़ होगी वो लगाई जाएगी। और
Candidates are advised in their own interest not to bring any of the barred item to the venue of the examination as arrangements for safe keeping will not be made। यानी आप कुछ भी सामान ले जाएंगे, आप मोबाइल ले गए, बैग ले गए, तो वहाँ रखने के लिए कुछ जगह नहीं है और कोई इंसान आपके सामान की हिफाजत करने वाला नहीं है, इसलिए एग्जाम सेंटर में तो आपको उन चीज़ों के साथ नहीं ले जाने दिया जाएगा। अलबत्ता कोई कैंपस में कहीं कोने में आपको जगह बता दी जाए कि यहाँ पे आपके बैग रख दो, तो वो आपकी जिम्मेदारी पे रहेगी। वो चोरी भी हो सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं, वो सब आपकी जिम्मेदारी पर रहेगा। No candidate will leave his her seat or the examination room hall until the test conclude as per the schedule। जब तक के आपका एग्जाम खत्म नहीं हो जाता, यानी टाइम देखो, आपकी OMR शीट में आपने बहुत जल्दी कर लिया, आपके पास टाइम बचा है, तो आप एग्जाम छोड़ के नहीं जा सकते, एग्जाम हॉल छोड़ के नहीं जा सकते कि मेरा हो गया मैं जा रहा हूं, नहीं, सबके साथ ही आपको निकलना होगा। यानी 5 o'clock के बाद ही आप एग्जाम सेंटर छोड़ सकते हैं, 5 o'clock से पहले आप नहीं छोड़ सकते। जब इन्विजिलेटर आपको जाने के लिए कहेगा तभी आप जा सकते हैं, उससे पहले नहीं जा सकते हैं। और स्मोकिंग तो बिल्कुल मना है और स्टूडेंट वैसे भी स्मोकिंग करते ही नहीं है। वाटर बॉटल्स, टी, कॉफ़ी, कोल्ड ड्रिंक, स्नैक्स वगैरह ये सब अलाउ नहीं है, लेकिन अगर कोई ईटेबल कोई भी चीज़ अलाउ नहीं है, लेकिन कोई डायबिटिक पेशेंट वगैरह हो तो प्रायर उन्होंने ये लिया हो परमिशन, तो वो फ्रूट्स वगैरह, बनाना, एप्पल, ऑरेंज वगैरह ले जा सकते हैं। और वाटर बॉटल जो है ट्रांसपेरेंट, वो तो सभी ले जा सकते हैं, डायबिटिक पेशेंट हो या न हो, लेकिन ट्रांसपेरेंट होना चाहिए। और मैं कहता हूँ, आपको सजेस्ट करता हूँ, बिस्लेरी की बोतल ले जाइएगा, उसमें बहुत सारे मिनरल्स भी ऐड किए हुए होते हैं, तो थोड़ी एनर्जेटिक रहता है। और द टेस्ट विल स्टार्ट एग्जैक्टली एट द टाइम मेंशन इन एडमिट कार्ड। अनाउंसमेंट होगा इसका इन्विजिलेटर की तरफ से, और इंस्ट्रक्शन भी दे दी जाएगी, इन्विजिलेटर आपको बता देगा, आप जल्दी जाएंगे तो भाई किस तरह क्या क्या होगा, आपको कैसे कैसे आगे करना है, क्या OMR शीट में क्या नाम लिखना है, क्या करना, अम्मी का नाम खास उसमें लिखना रहता है, मम्मी का नाम, और जो भी आपका रोल नंबर वगैरह वो सब बताया जाएगा। अब देखो सिग्नल होगा, एक सिग्नल विल बी गिवन एट द बिगिनिंग ऑफ द एग्जामिनेशन। जब आपको अटेम्प्ट करने का जो शुरुआत होगी, जब एक बेल होगा या जो भी उन्होंने अरेंज किया होगा, एक सिग्नल देंगे जिससे पता चलेगा एग्जाम का टाइम अब शुरू हो गया है, तो आप उस वक्त से आप अटेम्प्ट करना शुरू कर सकते हैं। फिर एक हाफ टाइम में जब 1.5 घंटा हो जाएगा तो 3:30 बजे एक और आपको सिग्नल दिया जाएगा कि अब आपका पास 1.5 घंटा ही बाकी बचा है, 3 घंटे में से 1.5 घंटा पास हो गया। और उसके बाद जब आखिर में जब 3 घंटे ख़त्म होने आएंगे, यानी 5 बजने से पहले दोबारा एक आपको सिग्नल दिया जाएगा। ठीक है। अब इसमें जो बायो के लिए भी आपको जो मतलब पेशाब पानी के लिए जाना आना है, उसके लिए भी कुछ इंस्ट्रक्शन दी हुई है कि शुरू में यानी एग्ज़ाम शुरू होने से पहले आप जाकर आ सकते हैं, ठीक है, लेकिन एक बार एग्ज़ाम शुरू हो जाएगी तो पहले घंटे में आप नहीं जा सकते, 1 घंटे के बाद ही आपको परमिशन दी जाएगी और आखिरी आधे घंटे में भी नहीं जा सकेंगे। और जब भी आप जाएंगे तो आपको वापस सिग्नेचर करके जाना पड़ेगा कि इतने बजे आप जा रहे हैं वॉशरूम, और वापस आओगे तब भी आपको वापस साइन करना पड़ेगा और आने के टाइम वापस आपको चेक किया जाएगा। हाँ, वॉशरूम से आने का वापस चेक किया जाएगा। इसलिए बेटर है कि एग्ज़ाम आपका जैसे 1:30 बजे शुरू होने वाला है तो 1 बजे आप वॉशरूम से फारिग होकर, एग्ज़ाम सेंटर में तो होगा ही वॉशरूम, तो वहाँ पे आप वॉशरूम से फारिग होकर आ सकते हैं, ठीक है। तो आप फ्रेश हो सकते हैं ताकि फिर 1 से 2 से 3 में आप डिस्टर्ब ना हो, और फिर एग्ज़ाम ख़त्म होने के बाद भी आप एग्ज़ाम सेंटर में वॉशरूम में जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, बाद में आप बाहर निकलिए, ठीक है। द कैंडिडेट मस्ट साइन ट्वाइस ऑन द अटेंडेंस शीट एट द स्पेसिफाइड प्लेस, 2 मरतबा, एक तो फर्स्ट टाइम इमीडिएटली जब एग्जाम शुरू होगा जब साइन करनी है अटेंडेंस शीट पे, और एक जब OMR शीट को आप हैंड ओवर करोगे इन्विजिलेटर को, उस वक्त आपको सिग्नेचर करनी है। और बाकी सब चीज़ें देखो बताएंगे। थंब इम्प्रेशन आपको अटेंडेंस शीट पे भी लगाना है, जैसे आपने एडमिट कार्ड में लगाया है ऐसे ही अटेंडेंस शीट पे भी थंब इम्प्रेशन लगाना है कि आपने ही एग्जाम दी है, कोई और ने नहीं दी है। और आपके पास जब टेस्ट बुकलेट आए तो आपको चेक कर लेना है कि पेजेस पूरे पूरे हैं ना, कोई पेज उसमें छूट तो नहीं गया, आपके पास क्वेश्चन पेपर पूरा पूरा आया है ना, कुछ रह तो नहीं गया ना। तो आपको ऊपर जो नंबर लिखे होंगे कि भाई कितने पेज का है, उतने पेज आपको काउंट कर लेना है कि सब के सब पेज इसमें है कि नहीं। और जो इस टेस्ट में नहीं आ पाएंगे तो फिर दोबारा NTA उनका एग्ज़ाम किसी भी हाल में नहीं लेगा, फिर अगले साल ही एग्ज़ाम होगी। और डायबिटीज़ वाले को पहले से ही परमिशन लेके करना है। अनफेयर मीन्स प्रैक्टिस जो है उसके लिए ये जो भी आप कुछ गलत काम करोगे तो इसमें क्या क्या है, तो जैसे कि
अनफेयर प्रैक्टिस इंक्लूडिंग एनी स्टेशनरी आइटम ले जाओगे तो ये अनफेयर प्रैक्टिस, कम्युनिकेशन डिवाइस, एसेसरीज, ईटेबल्स, ऑर्नामेंट्स और एनी अदर मटेरियल और इंफॉर्मेशन रिलेवेंट और नॉट रिलेवेंट टू द एग्जामिनेशन इन द पेपर कंसर्न, ये सब चीज़ें और पेपरों की चिट्ठियाँ वगैरह वो सब अनफेयर मीन्स यूजिंग समवन टू राइट द एग्जामिनेशन, किसी और को अटेम्प्ट करने देना, अपना आंसर शीट देना या मटेरियल कॉपी करने के लिए देना, या आप कॉपी करो किसी की या आप में से कोई कॉपी करता है आपकी जानकारी में, आप जानबूझ के ये सब मौका मुहैया करते हो तो ये अनफेयर मीन्स में आता है। ब्रीचिंग एग्जामिनेशन रूल एनी डायरेक्शन इश्यूड बाय द एनटीए कनेक्शन कंडक्ट ऑफ नीट यूजी एग्जामिनेशन फ्रॉम टाइम टू टाइम, असिस्टिंग अदर कैंडिडेट्स टू एंगेज इन मल प्रैक्टिसेस, किसी और को सपोर्ट करना, गिविंग और रिसीविंग असिस्टेंट डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, एनी काइंड ऑफ अटेम्प्टिंग टू सो, ये सब इसमें आता है। ठीक है, ये सब प्रॉब्लमेटिक है और आपको इस पे केस कर सकते हैं और आपको एग्जाम सेंटर से बाहर कर सकते हैं। राइटिंग क्वेश्चन और आंसर्स और एनी मटेरियल अदर देन द आंसर शीट कहीं और लिखेंगे तो भी प्रॉब्लम होगा। हाँ, जो आपका ओएमआर शीट है उसी पे लिखना है, कहीं और इधर उधर लिखना नहीं है। टीयरिंग, डिफेसिंग और फिल्ड ओएमआर शीट, एनी पेज ऑफ द टेस्ट बुकलेट, वो सब भी गलत है। आप ओएमआर शीट को फाड़ भी नहीं सकते और उसमें कुछ गड़बड़ नहीं कर सकते। ओवर राइटिंग वगैरह भी सब मना है। देखो इसमें लिखा होगा कॉन्टेक्टिंग और कम्युनिकेटिंग और ट्राइंग टू डू सो विद एनी पर्सन अदर देन द एग्जामिनेशन स्टाफ, यानी आपको कुछ भी दिक्कत है तो आप इन्विजिलेटर से बात करिए। पर्सनल में किसी भी बच्चे से आप एग्जाम शुरू होने के बाद बात करेंगे या देखेंगे करेंगे तो आप उसमें फॉल्ट में आ जाएंगे। आपको कुछ भी पूछना है, कुछ भी दिक्कत आ रही, डायरेक्ट इन्विजिलेटर से बात कीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एग्जाम होने से शुरू होने से पहले आप अपने दोस्त बिरादर से बात करेंगे, वो बात ठीक है, लेकिन उस वक्त ज़रूरत भी क्या है बात करने की। लेकिन आपको एग्जाम के टाइम तो बिल्कुल भी बात किसी से नहीं करना, किसी की तरफ देखना भी नहीं है, इशारा भी नहीं करना है। जो कुछ आपको शिकायत है या आपको ज़रूरत है आप एग्जामिनर से पूछिए, हाँ, इन्विजिलेटर से बात कीजिए। टेकिंग अवे द आंसर शीट ओरिजिनल अगर आप ले जाएंगे एग्जाम हॉल से बाहर बाय मिस्टेक भी तो वो इनवैलिड हो जाएगा। हाँ, आपका वो रिजल्ट रोक लिया जाएगा या रिजल्ट ही इश्यू नहीं होगा आप लेकर आ गए तो। और अगर आपने वापस जाकर देना चाहेंगे कि मैं भूल से ले गया था आप ले लो, तो वो नहीं लेंगे। स्मगलिंग आउट क्वेश्चन पेपर को वहाँ से स्मगल करना, किसी को देना, हाँ, ये सब प्रॉब्लमेटिक है। थ्रेटिंग एनी ऑफ द ऑफिशियल कंसर्न, जो आपको एग्जामिनर है उससे लड़ाई झगड़ा करना, उसको डराना धमकाना, उससे आर्ग्यूमेंट करना, ये सब चीज़ें आपके लिए बहुत प्रॉब्लमेटिक है। इसलिए इन्विजिलेटर से और एग्जामिनर से अच्छे से ही बर्ताव करना है। अपना काम 3 घंटे का 3 घंटे अच्छे से गुजार देना है, आपको उनके साथ हंसी खुशी गुजार देना है। उनको कोई दिक्कत ना हो उसका भी ख्याल रखना है, आपको भी कोई दिक्कत ना हो उसका भी ख्याल रखना है। ठीक है। यूजिंग और अटेम्प्टिंग टू यूज एनी अदर अनडिज़ायरेबल मेथड और कनेक्शन, एग्जामिनेशन से मुतालिक कुछ भी आपको कुछ गलत काम नहीं करना है। मैनिपुलेशन, फैब्रिकेशन, ऑनलाइन डॉक्यूमेंट, एडमिट कार्ड, रैंक लेटर, सेल्फ डिक्लेरेशन, किसी में कुछ भी आपने कुछ गड़बड़ की तो वो समझा जाएगा आप फ्रॉड कर रहे हैं। फोर्सफुली एंट्री, आप लड़ झगड़ के एंट्री ले रहे हैं या लड़ झगड़ के आप बाहर जा रहे हैं, ये सब अनफेयर मीन्स में आ जाएगा। एग्ज़ाम हॉल से बाहर निकलना फोर्सफुली या एग्ज़ाम हॉल में एंट्री लेना फोर्सफुली, ये सब मना है। यूज़ और अटेम्प्टेड टू यूज़ ऑफ एनी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस, आपने कुछ भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस ट्राई किया, मोबाइल वगैरह कुछ भी, वो सब प्रॉब्लमेटिक है। फिक्सिंग अपलोडिंग ऑफ मॉब फोटोग्राफ्स, अच्छा फोटोग्राफ भी देखो आपको क्लियर इमेज वाले ही लगाना है। ऐसे फोटोग्राफ के जो आपको ब्लर हो, आप इसमें देखे नहीं जा सकते, पहचाने नहीं जा सकते, ये सब नहीं करना, वरना प्रॉब्लम, उनको ऐसा लगेगा कि दूसरा स्टूडेंट एग्जाम दे रहा है। इरेजिंग और ऑब्लिटरिंग एनी इन्फॉर्मेशन प्रिंटेड ऑन द ओएमआर आंसर शीट, वो आंसर शीट पर जो भी है उसको आपको छेड़ना नहीं है। ठीक है, आपको एकदम ध्यान से आराम से आपको सब उसमें डिटेल भरनी है। देखिए आगे लिखा जा रहा है, प्रोवाइडिंग इनकरेक्ट इन्फॉर्मेशन और ओवर राइटिंग ऑफ द रोल नंबर, टेस्ट बुकलेट नंबर, ओन नेम ऑफ द कैंडिडेट, फादर्स नेम, मदर्स नेम, ऑन सिग्नेचर ऑन द ओएमआर आंसर शीट। यानी एक तो इनकरेक्ट इन्फॉर्मेशन अपने फादर मदर या जो भी लिखा है उसमें देंगे, वो भी अनफेयर मीन्स में आ जाएगा। और ओवर राइटिंग करोगे रोल नंबर की या जो भी कुछ किसी बुकलेट नंबर वगैरह की भी, तब भी ये अनफेयर मीन्स में आ जाएगा। इसलिए ओवर राइट ना हो, इसको आपको ध्यान देना है। सब इत्मीनान सुकून से आपको अपना नाम, फादर नेम, मम्मी का नाम, जो भी आपसे मांगा जा रहा है
वहाँ पे आपको ध्यान से भरना है, रोल नंबर भी ध्यान से, रोल नंबर, बुकलेट नंबर, हर डिटेल जो है एकदम आराम से इत्मीनान से भरना है, घाई नहीं करना है, जल्दी में कोई काम नहीं करना है, सुकून से करना है, तभी आपका रिजल्ट बेस्ट ऑफ बेस्ट आएगा, यानी कि उसमें बगैर किसी परेशानी के आपका स्कोर कार्ड जनरेट होगा। मेकिंग फेक क्लेम्स बाय मैनिपुलेटिंग इन रिस्पॉन्सेज इन मार्क शीट, देखो ये सब चीज़ें बात की है कि हमें क्लेम वगैरह गलत नहीं करना, ये नहीं करना, वो नहीं करना, वरना NTA सब गड़बड़ करेगा, मतलब है कि आपको 3 साल तक एग्ज़ाम में बैठने नहीं देगा, और दूसरी सब जो है प्रोसीजर जो भी है इनका वो सब करेंगे, यानी कि केस फाइल करेंगे, तो हमें उन चीज़ों से बचना है। देखिए ये वीडियो लंबा हो गया है, लेकिन ये आप लोगों के लिए मैंने इतना टाइम निकाला है और सब डिटेल से बात की है, आप इसको अच्छे से समझ लीजिए। और ये बात देखिए कि अब जो क्वेश्चन पेपर आप देने जा रहे हैं उसमें आपको ध्यान रखना है कि पहले बायोलॉजी का सेक्शन आप पूरा पढ़ लीजिए। बायोलॉजी में जितने आपको पहले वहले में, अव्वले वहले में क्वेश्चन समझ में आता है, आंसर समझ में आता है, उसको अटेम्प्ट कर लीजिए। लेकिन पहले पूरे आप 90 क्वेश्चन को पढ़ लीजिएगा, या 45 दोनों जो है उसको पढ़ लीजिएगा। कभी ऐसा होता है कि एक आंसर कर दिया आपने, फिर बाद में उसी तरह सिमिलर दूसरा आया क्वेश्चन, तो आपको ऐसा लगेगा अरे वहाँ पे मैंने गलत कर दिया, उसका आंसर तो ये था और यहाँ पे तो वो था। इसलिए बेहतर है कि एक एक सेक्शन को आप पूरा पढ़ लो, पहले क्वेश्चन पेपर पूरे एक सेक्शन के पढ़ लिए, फिर आप अटेम्प्ट करो, फिर दूसरे सेक्शन के पढ़ो, फिर अटेम्प्ट करो। इस तरह बायोलॉजी को पहले आप क्लियर कीजिए, जो अव्वल पहले में क्वेश्चन समझ में आता है, आंसर समझ में आता है, उसको अटेम्प्ट कर दो। फिर उसके बाद आ जाइए केमिस्ट्री में। केमिस्ट्री में आपको जो अव्वल पहले में समझ में आता है, इसमें भी केमिस्ट्री के आपके 45 क्वेश्चन पूरे पढ़ लो पहले। फिर उसके बाद आपको जो समझ में आ रहा है ईजिली, उसको आप अटेम्प्ट कर दो। फिर आ जाओ फिजिक्स में, फिजिक्स के पूरे पढ़ लो 45। उसके बाद आपको जो इसमें ईजिली आ रहे हैं फर्स्ट अव्वल पहले में, तो उसको आप अटेम्प्ट कर दो। तो पहले तो जो आपको जितना फ़ौरन आ जाता है, फ़ौरन क्वेश्चन समझ में आ गया, आंसर समझ में आ गया, उसको अटेम्प्ट कर लो। उसके बाद दोबारा फिर आप आइए बायोलॉजी में। बायोलॉजी में जो आपने छोड़ा था, अब उसमें आप थोड़ा सा ध्यान से पढ़िए, क्वेश्चन पे वक्त लगाइए, समझ में आ रहा है तो उसका आंसर आप सिलेक्ट कर लीजिए और अटेम्प्ट कर दीजिए। जो थोड़े से टाइम लगाने पर समझ में आ जाता है उसको कीजिए। उसके बाद फिर वापस केमिस्ट्री में आ जाइए। इसमें आपने जो छोड़ा है उसमें ध्यान लगाइए, इसमें जो समझ में आ रहा है वो चुन ले, मतलब इसमें क्वेश्चन में चुनना है आपको, जो जो रह गया उसमें से चुनना है आपको, जो जो याद है उसको। फिर थोड़ा सा तवज्जो से आपको जो आ रहा है उसको अटेम्प्ट कर लीजिए। फिर फिजिक्स में आ जाइए। फिजिक्स को फिर देखिए आपने जो छोड़े थे उसमें से क्या क्या और समझ में आ रहा है। जो समझ में आ रहे हैं उसको टाइम लगा कर देखिए, समझने की कोशिश कीजिए और उसको आंसर कीजिए। ये 2 बार आपने कर लिया, फिर तीसरी बार वापस आ जाइए और तीसरी बार फिर दोबारा आप बायोलॉजी में आकर अब जो आपने छोड़े हैं उसको आप ध्यान से देखिए और समझने की कोशिश कीजिए। अब उसको आपको टाइम लगता है तो कोई बात नहीं, आप टाइम लेकर बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री के जो जो आप में से समझ में आ सकते हैं और आप उसका अटेम्प्ट कर सकते हैं उसको अटेम्प्ट कीजिए। और जो बिल्कुल भी नहीं समझ में आ रहा है उसको अटेम्प्ट मत कीजिए, इसलिए कि अक्सर बच्चे बायोलॉजी का 360 का जो 360 मार्क्स आते हैं उसमें से 350 तक आ जाते हैं, 300 तक ले लेते हैं, लेकिन फिजिक्स और केमिस्ट्री की नेगेटिव मार्किंग की वजह से वो सब ज़ीरो हो जाता है। तो बायोलॉजी की कमाई जो है, और फिजिक्स केमिस्ट्री अगर किसी का वीक होता है ना तो वो फिजिक्स केमिस्ट्री खा जाते हैं। तो बेहतर ये है कि आपको जितना 100% कॉन्फिडेंस है उसको आप अटेम्प्ट कर दीजिए, और इक्का दुक्का जो भी आपको समझ में नहीं आ रहा उसको छोड़ दीजिए, छोड़ देना बेहतर है, तो आपका स्कोर बचेगा। वरना आप सभी को अटेम्प्ट करने जाएंगे, तुक्का मारना जिसे कहते हैं, ऐसा आप करने जाएंगे तो आपकी जितनी कमाई है वो सब ज़ाय हो जाएगी। इसलिए मैंने बताया इस तरह पहले में अव्वल पहले में जो समझ में आ रहा है उसको अटेम्प्ट कीजिए, फिर सेकंड टाइम वापस सबको देखिए, फिर जो समझ में आ रहा है उसको कीजिए, फिर लास्ट टाइम में जो छूट गया है, जो बिल्कुल आपको समझ में नहीं आ रहा है, उसी में से आपको चुन के समझ कर उसको अटेम्प्ट करना है। इसका फ़ायदा क्या होगा कि आपको जो आ रहा था, यानी जो क्वेश्चन के आंसर आपको याद थे वो तो आप अटेम्प्ट कर ही चुके होंगे। वरना क्या होता है कि बायोलॉजी के पीछे इतनी मेहनत का इतना टाइम लगा दिया कि अब फिजिक्स केमिस्ट्री के लिए टाइम ही नहीं बचा। फिर स्टूडेंट बाहर आके बोलता है अरे मुझे फिजिक्स का तो आंसर आता था, ये केमिस्ट्री का आता था, लेकिन मेरे पास टाइम ही नहीं बचा था, मेरा टाइम ही ख़त्म हो गया। तो मैं जो आपको तरतीब बता रहा हूँ उसमें क्या होगा कि आपको टाइम पूरा मिलेगा, कि जो आपको याद है वो तो आप पहले कर ही लेंगे। अब जो छूटेगा भी आपसे तो वही छूटेंगे जो आपको समझ में नहीं आए थे, बिलफर्ज अगर छूटा तो। और मेरी तो दुआ और उम्मीद है कि आप सभी क्वेश्चन को अटेम्प्ट करो, आंसर दो सभी को, और 720 में से 720 में 20 लाओ। हाँ, क्या दिक्कत है,
सब समझ में आ रहा हो तो सभी करना। आसान भी पेपर आ सकता है और जनरली अभी पिछले साल से आसान ही आ रहा है। उम्मीद है कि इस साल भी एकदम आसान होगा और आप इजीली सब अटेम्प्ट कर पाओगे, इसलिए कोई टेंशन मत लेना। और OMR शीट जब आप हैंड ओवर करते हैं ना, जब खास ध्यान रखना कोई OMR शीट फट ना जाए, कि जब आपसे इन्विजिलेटर मांगे तो आप उसको दे देना। आप टाइम लेना चाहे 1 मिनट 2 मिनट बाकी हो तो आप वो बोल सकते हैं, लेकिन खींचमतानी नहीं होनी चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए इन्विजिलेटर के हाथ में आधी OMR शीट है और आधी आपके पास है। OMR शीट फटना नहीं चाहिए। इन्विजिलेटर और स्टूडेंट के बीच में खींचमतानी नहीं होनी चाहिए। अगर वो मांग रहा है तो फिर आपको दे ही दो, वरना तो पूरी मार्कशीट या पूरी OMR शीट ही आपकी खत्म हो जाएगी, खराब हो जाएगी, फट जाएगी, तो रिजल्ट ही नहीं आएगा, आपका 1 साल बिगड़ जाएगा, अगले साल फिर एग्जाम देना होगी। देखो अनफर्म मीन्स का फिर लिखा हुआ है कि 3 साल की तक NTA में, मतलब NTA आपको बैठने नहीं देगा वगैरह, ठीक है। अब इस चैनल को देखो आप सब्सक्राइब करके रखिए, वीडियो को लाइक कीजिए, मैंने बहुत टाइम लिया है आपके लिए, और आप इसको सुन लेंगे तो आपको कॉन्फिडेंस आ जाएगा और आप इजीली एग्ज़ाम दे पाएंगे। बेस्ट ऑफ लक, और दूसरे बच्चों तक भी शेयर कर दीजिए। और ये आपको MCC की काउंसलिंग वगैरह जो भी होगी, स्टेट काउंसलिंग, उसकी इन्फॉर्मेशन भी आपको इसमें मिलती रहेगी, तो आपके लिए फ़ायदेमंद है। आप दूसरे स्टूडेंट तक इसको ज़रूर पहुंचाइए और लाइक ज़रूर कीजिएगा और कमेंट्स भी कीजिएगा। अगर आपको कुछ पूछना है तो अभी इस बार तो आपको वक्त बहुत कम मिलेगा, लेकिन आइंदा अगर आप कमेंट्स करेंगे तो जो जो आपकी क्वेरी होगी उस पर मैं वीडियो बना के आपको ज़रूर से इन्फॉर्मेशन दूंगा। थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर लिसनिंग।